हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे मॉक नंबर 18। बच्चों, इस बार मैं आपका मैथ्स पेडागोजी का ये मॉक लेकर आई हूँ क्योंकि मैथ्स पेडागोजी जो है यानी गणित शिक्षण से जुड़ी हुई, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, रीट में इसके क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल 1 में भी आ रहे हैं और लेवल 2 में भी आ रहे हैं। तो कंटेंट के साथ साथ ये शिक्षण से जुड़ी हुई टॉपिक को करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको कम से कम 5 नंबर जो है वो कवर कर रहा है। तो चलिए पुराने प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर के क्वेश्चन करते हैं ताकि एक जनरलाइज आइडिया हो कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस करने को हमें मिले। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है त्रिपुरा टेट 2018 लेवल 2 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ नॉलेज बेस्ड एबिलिटी, यानी ज्ञान संबंधी एबिलिटी से हमारी कौन सी ये टर्म जो है वो रिलेटेड है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा एक कॉग्निटिव डोमेन होता है, यानी हमारा संज्ञानात्मक डोमेन होता है, उसकी एक टेक्सोनॉमी दी थी उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, यानी कि जो आप अचीव करना चाहते हो उसको लेकर एक टेक्सोनॉमी दी थी जो कि ब्लूम ने दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसने 5 बातें कही थी। उसने कहा था सबसे नीचे जो होता है वो होता है नॉलेज, यानी ज्ञान से संबंधित। इसके अंदर आता है आप जो है रिकॉल करते हो इंफॉर्मेशन को, कोई भी जानकारी होती है तो आप उसको रिकॉल करते हो, यानी आप उसे याद करने की कोशिश करते हो। तो मेमोराइज शब्द जो है ना, आप ये देखिए वो किससे रिलेटेड है, वो याद से रिलेटेड है। तो ये ही इसका आंसर है कि ये नॉलेज ऑब्जेक्टिव में आता है। अब दूसरा था इसके अंदर, ये टेक्सोनॉमी के अंदर 6 स्टेप्स थे। जो दूसरा स्टेप है वो है कॉम्प्रीहेंशन का, यानी किसी भी चीज को समझकर अपने शब्दों में बताने का। तो यही है इंटरप्रेट करना अपने शब्दों में। तो देखिए जो एक्सप्लेन करना, यानी नेम करना, इंडिकेट करना, ये सब आते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। तो यहाँ पे आ रखा है हमारा एक्सप्लेन करना, तो ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आएगा। हमें नॉलेज के अंदर बताना था तो वो तो मेमोराइज है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। के बाद आता है हमारा तीसरा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन शब्द जैसे ही आपको बता रहा है कि जो आपने नॉलेज बनाई है या फिर जो आपने जनरलाइजेशन बनाई है उसको नई सिचुएशंस में, नई जो चीजें आ रही हैं उनमें अप्लाई करके देखना, उसमें लगा कर देखना। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये शब्द हैं देखिए, आप जो है इसके अंदर प्रिडिक्ट करेंगे, आप इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप इसके अंदर कंप्यूट करेंगे, आप इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। इसके बाद आता है एनालिसिस, यानी चीजों को तोड़कर टुकड़ों में देखना, तो वो कहलाता है एनालिसिस करना। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, चीजों को तोड़ेंगे तो उनको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो कंपेयर वाला था ना, वो तो हमारा एनालिसिस में आता है। और हमें बताना था नॉलेज बेस, यानी सबसे नीचे वाला पहला स्टेप, वो तो मेमोराइज है, रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना इंफॉर्मेशन। आ गया नंबर 5 सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा जोड़ना और फिर उनके अंदर देखना कि क्या संबंध है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। सो ब्रिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ नॉलेज टू फॉर्म अ होल, यानी कि एक बड़ी चीज को बनाना और बिल्ड करना रिलेशनशिप को, जो कि आप नई सिचुएशन में फिर लगा सकते। इसके बाद इसके अंदर आप क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। तो इकट्ठा करने से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा कि कंबाइन, द स्टूडेंट्स विल कंबाइन 2 पार्ट्स। तो अब ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये जो टर्म्स दे रखे है ना, एक टर्म का दे देंगे जैसे कि स्टूडेंट्स विल रिलेट दिस। अब ये जो है ये लाइन, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन से के अंदर आता है, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप ये ऑब्जेक्टिव हैं और उससे रिलेटेड एक एक्शन वर्ब्स हैं, तो इनकी एक टेबल बनाइए और बार बार इन्हें देखिए, समझिए कि नॉलेज के अंदर क्या आते हैं, रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या आता है, समझकर अपने शब्दों में बोलना, एप्लीकेशन के अंदर क्या आता है कि जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करना, एनालिसिस में क्या आता है चीजों को तोड़ कर देखना, सिंथेसिस में क्या आता है चीजों को जोड़ कर देखना, इवेल्युएशन में क्या आता है, इवेल्युएट करते हैं आप किसी चीज को तो आप उसके बारे में जजमेंट बनाते हैं एक गिवन क्राइटेरिया को लेकर। तो जज जैसा शब्द है ना, कभी भी आएगा, द स्टूडेंट्स विल जज दिस। तो ये जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये हमारी कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी के इवेल्युएटिव ऑब्जेक्टिव में आता है। तो कई बार ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएसएसबी का एक एग्जाम था, पोस्ट कोड 101/12, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो इन टर्म्स को देखिए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे उस पेपर में ऐसे। तो इन टर्म्स की एक टेबल बनाइए और
समझिए, इवेलुएट करना, इवेल्युएशन से रिलेटेड है। आप जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी इवेल्युएशन से रिलेटेड है। तो ये प्रैक्टिस करने से ये ज्यादा आएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, साइकोमोटर डोमेन के अंदर कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है ट्रायल और एरर से? यानी कि आप जो है ट्राई करते रहते हो और त्रुटि होती रहती है, आप फिर दोबारा उस पर ट्राई करते हो। अब ये वाली जो दे रखी है ना, वैसे तो साइकोमोटर डोमेन की जो टेक्सोनॉमी थी ना, जो आजकल चल रही है, वो हैरो की है, मगर जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है ना, ट्रायल एंड एरर वाली, वो एग्जाम्पल दे रखा भैया उन्होंने ब्लूम वाला, जिसने कॉग्निटिव दी थी। उसने 1 2 3 4 5 6 7 साइकोमोटर यानी कि मांसपेशियों से आधारित कोई चीज आप सीख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, तो वो कैसे शुरू होती है? सबसे पहले आता है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, आप साइकिल चलाना देख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, एक साइकोमोटर स्किल है साइकिल चलाना, डूइंग से रिलेटेड है, कुछ करने से रिलेटेड है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपकी सेंसेस क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटी, आप देखेंगे, आप डिटेक्ट करेंगे कि पैर चल रहे हैं, उसमें हाथ चल रहे हैं, आप किसी और को चलाते हुए उसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसको, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कैसे हाथ पैर समतुल्य में चल रहा है या नहीं, ये तो सेंसेस के आधार पे आप उस चीज को परसीव करेंगे। उसके बाद आता है सेट, ठीक है, पहला आ गया पी और फिर आ गया एस, सेट। सेट के अंदर आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, आप मानसिक रूप से, आप सांवेगिक रूप से और आप शारीरिक रूप से रिएक्ट करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए तैयार हैं, तो वो कहलाता है सेट, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी एस्टैब्लिश, अ बॉडी प्लेस हैंड्स आर्म्स, हाथ को इस तरीके से करना, पोजीशन करना बॉडी की, सिट स्टैंड करना। तो आप जब इस तरीके से तैयार होंगे साइकिल चलाने के लिए, जैसे कि आप बिल्कुल ही 1 साल के बच्चे को तो साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते ना, तो एक मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों चीजों का जब समतुल्य होगा, तभी जो है वो आप एक सेट रेडी होगा, आपके अंदर तैयारी होगी, तब जो है आप किसी फिजिकली स्किल को, जो कि आपने सेंसेस से परसीव की, उसको करने के लिए आप तैयार होंगे। तो सेट का तो तैयारी से रिलेशन है। अब थर्ड आ गया गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर ही भैया हमारा ट्रायल एंड एरर आता है, जो कि वो कह रहा था ना कि त्रुटि वाला सिद्धांत करना और उसमें त्रुटि आना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप प्रैक्टिस, इमिटेट करते हो, आप नकल करते हो और प्रैक्टिस करते हो स्किल को, और ऑफन करते हो, ऑफन इन डिस्क्रीट स्टेप्स। जैसे कि आप कॉपी करने की कोशिश करते हो, छोटा बच्चा जो है वो साइकिल के ऊपर उसको पहले पहले ऐसे घसीट कर चलाने की कोशिश करता है, तो वो इमिटेट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रायल और एरर कर रहा है। वो कई बार पैर को ऐसे ही चल के दिखाएगा साइकिल के साथ, फिर धीरे धीरे वो जो है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेगा कि पैर का पैडल दबाऊं और हाथों को ऐसे करूं तो साइकिल चल रही है। तो आप कॉपी कर रहा है, वो इमिटेट कर रहा है, किसी और को साइकिल चलाता देखकर वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। तो ये ट्रायल और एरर कर रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे करके देख लू, ऐसे ऐसे कर लू। तो वो सब गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर आता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे मैकेनिज्म, जो कि इसका देखिए, परसेप्शन तो सिर्फ देखना है, जो कि नंबर 1 स्टेप था, और मैकेनिज्म जो कि हमारा चौथा स्टेप है, जो भी इसका आंसर नहीं है। उसके अंदर आप जो है कोई एक्ट, अब बच्चा जो है जैसे साइकिल चलाना सीख गया है, वो इंक्रीज एफिशिएंसी के साथ सीख गया है। पहले तो वो नकल करके सीख रहा था, अब उसने प्रैक्टिस कर करके अंदर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वो कहलाता है मैकेनिज्म। 5वें नंबर पे आता है कंप्लीट ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब कंप्लीट ओवर्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपको उसमें पूरी तरीके से दक्षता आ गई है कि आप उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लग जाते हैं। जैसे बच्चे को अच्छी तरह साइकिल आ जाती है तो पीछे के टायर हटा देते हैं ना, 2 उसके सपोर्ट में दे रखे होते हैं, क्योंकि वो अब उसको अच्छी तरह ऑटोमेटिकली ही वो चीज करने लग जाता है, कंट्रोल आ जाता है, सारी चीज आ जाती है। 6ठे नंबर पे आता है एडेप्टेशन। आप अडेप्ट करते हो स्किल के सेट्स को किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में। साइकिल चलाने की अगर जो आपकी सीख है, बच्चा अगर बड़ा होकर बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है, अगर उसमें वो उसको ट्रांसफर कर रहा है तो वो कहलाएगा एडेप्टेशन। और 7वें नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन, जो लास्ट स्टेप है, जिसके अंदर आप क्रिएट करते हो नए पैटर्न को और स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए आप डिजाइन करते हो, आप ओरिजिनेट करते हो, आप कोई नई तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो। क्रिएटिविटी जैसी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये जो
स्टेप्स हैं 1 से लेकर 7 तक, ये वही ब्लूम वाले हैं साइकोमोटर डोमेन के, हैरो वाले नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें जो हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स है ना नंबर 3, इसके अंदर बच्चा जो है वो ट्रायल और एरर कर रहा है, यानी कोई भी साइकोमोटर स्किल सीख रहा है। मैंने तो बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के आपको साइकिल वाली समझाई, तो उसकी आप कोई और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, इमिटेशन होती है, प्रैक्टिस ट्रायल एंड एरर से होती है और स्टेप्स में होती है। बाद में जाके वो जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है और फिर उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लग जाते हो। उसके बाद आप किसी और सिचुएशन में भी उसको अप्लाई करने लग जाते हो और एंड में ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हो, आप क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्शन, नई नई चीज करने लग जाते हो। जैसे कि आपने 6ठे नंबर पे तो आपने जो साइकिल थी उसकी लर्निंग आपने स्कूटी चलाने में यूज करी, और 7वें नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप नई नई स्टंट मारने लग गए, नए नए आप रैली करने लग गए, 2 टायरों पर उठा के करने लग गए। तो वो एक साइकोमोटर डोमेन स्किल में सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो उसमें वो आप कर रहे हो। तो आप ये देख सकते हो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। मैथ्स जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर भगवान ने पूरा यूनिवर्स लिखा है। भाई ये जो बात की थी ये गैलीलियो ने की थी, ये इटली से बिलोंग करते थे। ये जो थे ना गैलीलियो, ये इन्होंने क्या किया था, ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहलाते हैं, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने कहा था कि जो अर्थ है ना वो सन के चारों ओर घूमती है। इससे पहले एक धारणा थी, जो चर्च थी वो कहती थी कि अर्थ सेंटर है और सन उसके चारों ओर घूमता है, तो उसने इस चीज को नकारा था। इसके लिए काफी विद्रोह वगैरह भी हुए थे फिर इनके खिलाफ। तो इससे आप थोड़ा याद कर सकते हैं कि गैलीलियो जो है उसने ही कहा था कि मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसमें भगवान ने सारे यूनिवर्स की बातें लिखी है। यही इसका आंसर है। राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टार्टेड इन द ईयर। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, जो कि आर्टिकल 21A के तहत फिर एक हमारी फंडामेंटल राइट बन गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। अब इससे रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज जो कि ऐड हुआ है उसको आप ध्यान दीजिए, जो कि मैं इसमें दिखा रही हूं। वो ये है कि इसके अंदर जो राइट टू एजुकेशन था, एक क्लॉज था कि नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत क्या होने लगा था कि बच्चे जो है अगर वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे तो एनडीपी के तहत उन्हें पास कर दिया, उनको प्रमोट कर दिया जाता था। मगर फिर एक अमेंडमेंट आया, यानी कि उसमें संशोधन आया, और वो संशोधन क्या था कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसके अंदर कहा गया कि 5वीं और 8वीं कक्षा में एक एंड में एग्जाम होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा उसमें फेल कर गया तो 2 महीने के अंतर्गत उसको दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा, और वो फिर भी उसमें फेल कर गया तो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य की सरकार है, वो उस बच्चे को उसी क्लास में होल्ड कर लेगी, यानी उसको आगे प्रमोट नहीं करेगी। 5वीं में बच्चा अगर एग्जाम हुआ, एनुअल एग्जाम, उसमें फेल हो गया, उसके बाद उसने दोबारा कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, उसमें भी फेल हो गया, तो उसको 5वीं में रोक लिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, तो एनडीपी को हटाया गया, और वो हटाया गया 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये थोड़ा याद रखिएगा। हाँ, मगर इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी बच्चे को एक्सपेल नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, जब तक कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता, यानी 8वीं क्लास तक वो नहीं पढ़ लेता, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है उसको पूरी नहीं कर लेता, उससे तब तक किसी बच्चे को आप स्कूल से बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकते। मगर आप जो है अब इसमें इस पॉलिसी के तहत अब जो है ये आप इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप बच्चों को अब 5वीं और 8वीं में फेल कर सकते हो, उनको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है अगर वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एनुअल एग्जाम में और कंपार्टमेंट के पेपर में भी। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बच्चे जो है ना वो बिना कुछ करे ही ऐसे प्रमोट होते जा रहे थे, और जिसके कारण आगे आने वाली जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में फिर बच्चों का रिजल्ट बहुत बुरा आ रहा था, और मतलब वो कुछ अच्छी तरीके से उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे, जिसके कारण फिर हायर एजुकेशन में भी दिक्कत आई थी। तो इसलिए एनडीपी को हटाया गया। मैथ्स और लैंग्वेज, गणित और भाषा आपस में क्या है भाई, हाईली कोरिलेटेड है, क्योंकि मैथ्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है जो कि
काफी एब्स्ट्रैक्ट होती है और काफी पिन पॉइंट होती है और काफी पार्सिमोनियस होती है। पार्सिमोनी एक शब्द है, देखिए याद रखिएगा, पार्सिमनी का मतलब शब्द है कि कम संक्षिप्त शब्दों के अंदर बहुत सारी बात कह देना, तो वो कहलाता है पार्सिमनी। ठीक है, ये शब्द है PARSIMONY, याद रखिएगा, ये मैथ्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, और लैंग्वेज जो है वो भी हमारी मैथ्स और गणित के बीच में हमारा कोरिलेशन है, तो इसका आंसर है हाईली कोरिलेटेड। एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है? आपको एक फॉर्मूले को एस्टैब्लिश करना है, यानी आपको एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपको एक स्क्वायर वर्ग दे रखा हो, ठीक है, अलग अलग साइज के, ये जो है ये 2/2 का है, ये 4/4 का है, और आपको क्षेत्रफल का एरिया बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, तो 2 × 2 4, ठीक है, इसमें 4 × 4 16। तो आपने इस तरीके से एक फॉर्मूला ऐसे ऐसे करके कर दिया कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज स्क्वायर। तो ये आपने कैसे कर रहे हैं? ये आप इंडक्शन के तहत कर रहे हैं, यानी कि पहले आप एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप उन एग्जाम्पल्स में आप जो है, देखिए इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स और यहाँ पर भी 2, तो फिर काउंट किया, ये तो 4 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4/4 में उसने देखा कि 1 × 1 के 16 बॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से कर करके ग्राफ के पेपर के ऊपर बच्चे ने फिर ये फॉर्मूला निकाला कि 2 × 2 4 है, 4 × 4 16 है, फिर a² है। तो ये एक इंडक्शन का हुआ ना, आप एग्जाम्पल से फॉर्मूले की तरफ गए, तो यही एक अप्रोच है फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने की। प्लानिंग नहीं है भाई, सिंथेसिस तो इसका ऑपोजिट है। सिंथेसिस का तो मतलब ये है कि आप जो है वो सारी चीजों को संश्लेषण इकट्ठा कर रहे हो। इंडक्शन इसका सही आंसर है। अब है त्रिपुरा टेट 2018 के लेवल 1 के ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास क्या है? मानव विकास जो है वो क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ आती है जिसको मापा जा सकता है, और क्वालिटेटिव भी है, यानी कि इसके अंदर हमारे गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं, जैसे कि संवेग से रिलेटेड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी सोशल डेवलपमेंट, तो वो सारी क्वालिटेटिव टर्म्स है ना। तो डेवलपमेंट क्या हुई? क्वांटिटेटिव भी हुई जिसको नापा जा सकता है, और क्वालिटेटिव जिसके अंदर गुणों की भी बात है। तो ये दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, ये इसका आंसर है। CCE की फुल फॉर्म क्या है? CCE की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस, तथ्य एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि बहुत सारे डोमेन्स को इकट्ठा करना, कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरी तरीके से। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE की फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस नहीं है, देखिए शब्द यही है, उसने उल्टा करके लिख दिया, पहले तथ्य आता है, कंटिन्यूअस आता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव आता है, तो इसलिए ये नहीं है। क्लस्टर एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं है। कंटिन्यूअस यानी लगातार करते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सिर्फ आप बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करते, आप बच्चे के सांवेगिक पक्ष का भी करते हैं, उसके सारे पक्षों का एक साथ करते हैं, तो इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है। नेचर ऑफ मैथ्स, यानी गणित का, मैथ्स का नेचर क्या है? मैथ्स का नेचर लॉजिकल है, उसमें सब चीजें लॉजिक पे आधारित है, सिर्फ कहने पे आधारित नहीं है। ये मैं कहूं या आप कहें, अगर 2 × 2 4 है तो वो 4 ही है, चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में जाके करे, तो क्योंकि मैथ्स जो है वो लॉजिक पे आधारित है, किसी बंदे की अपनी सब्जेक्टिविटी पे आधारित नहीं है। नेचर ऑफ मैथ्स इज क्वाइट साइंटिफिक और लॉजिकल। ऑर्नामेंटल तो भाई हिंदी वगैरह में होता है, जिसमें छंद, सौंदर्य, इन सब की बातें होती है। डिफिकल्ट तो भाई आपको लग रहा है, बट मैथ्स तो जो है वो काफी सिंपल है। सिंपल इस तरीके से है क्योंकि उसमें एक लॉजिक है, जिसको वो लॉजिक समझ में आ गया तो वो तो भाई मैथ्स को बहुत आसान तरीके से ले लेता है। तो वो डिफिकल्ट नहीं है, वो तो सिंपल है, वो तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट यानी बड़े बड़े पैराग्राफ को पार्सिमोनियस करके 2 लाइनों में लिख देता है, तो इतना सिंपल है। और अगर आपको मुश्किल भी लगता है तो भी, अगर पेपर में ऐसे आता है ना क्वेश्चन की नेचर ऑफ मैथ्स इज डिफिकल्ट, तो अपना डिफिकल्ट मत लगा कर आना, लिख कर आना सिंपल है, क्योंकि मैथ्स का अपने आप में नेचर सिंपल है। हमें अपना आंसर नहीं देना कि हमें क्या लग रहा है, हमें वो देना है जो कि हमें 1 नंबर दिलाएगा, ये याद रखना। अबेकस कैसे यूज होता है? भाई अबेकस जो होता है ऐसे गिनती करने के लिए होते हैं, और इसके अंदर बीड्स होती हैं, तो वो किस लिए यूज होता है? वो काउंटिंग के लिए यूज होता है, छोटी क्लासों में छोटे बच्चे उसे यूज करते हैं। सो अबेकस इज यूज फॉर लोअर क्लास फॉर काउंटिंग। हायर क्लास में तो भैया काउंटिंग माउंटिंग थोड़ी करनी है, फिर तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब आ जाते हैं। दोनों क्लासेस के लिए, काउंटिंग के लिए ये भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। कॉमन टीचिंग मटेरियल क्या है क्लासरूम के लिए? भाई वो है ब्लैक बोर्ड।
ब्लैक बोर्ड इसलिए है क्योंकि ब्लैक बोर्ड ही जो है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था जिसमें कहा गया था कि एक ब्लैक बोर्ड एक एसेंशियल टीएलएम है, क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैप और फिगर ना भी हो तो भी काम चल सकता है। किताबें जो है वो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो है, मगर किताबों के बिना भी एक टीचर जो है वो पढ़ा सकता है अगर ब्लैक बोर्ड होगा तो ब्लैक बोर्ड जो है वो बेसिक है, इसलिए कॉमन टीचिंग मटेरियल है और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की। अब ये इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड ही शब्द है। इंटेलिजेंस तो बुद्धि हो गया, और बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि का संबंध है भाई संज्ञान से, और संज्ञान को हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस किसने दी थी? वो दी थी भाई पियाजे ने। जो 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो 4 स्टेजेस बच्चे की जो दी थी संज्ञान से रिलेटेड, वो पियाजे ने दी थी और यही इसका आंसर है। कोलबर्ग ने तो मोरल डेवलपमेंट की बात की थी। एरिक्सन ने साइको सोशल यानी समाज वाली सामाजिक 8 स्टेजेस दी थी, जो कि हमने देखा था ना कि बच्चा जो है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो जो स्टेजेस थी, और एंड में जो है ओल्ड एज में जाकर वो जो है वो डिस्पेयर रो रहा है, या फिर वो जो है वो ईगो इंटीग्रिटी है, यानी कि वो अपने पूरे जीवन से संतुष्ट है। साइको के ज्यादा क्वेश्चन है, ये मैथ्स पेडागोजी वाले से कम रिलेटेड लगे मुझे इस वाले में। तो त्रिपुरा टेट 2016 लेवल 1 के अब ये वाले क्वेश्चन है। पहला, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग नंबर सिस्टम टू प्राइमरी स्टेज स्टूडेंट्स इज टू इनेबल द स्टूडेंट्स। अब हमारा बच्चों को नंबर सिस्टम सिखाना है प्राइमरी स्टेज के बच्चों को, ताकि क्या आ जाए? सिर्फ काउंटिंग सिखाना 6 डिजिट की, वो मतलब है नहीं। हमें बच्चे को प्लेस वैल्यू सिखानी है। हमें बच्चे को बताना है कि अगर ये 111 लिखा है तो ये जो एंड में लिखा है इसका मतलब है 1 वंस, इसका मतलब है 1 टेंस, यानी ये जो यहाँ पे 1 लिखा है इसका मतलब है 10, यहाँ पे जो 1 लिखा है इसका मतलब है 100। तो इस तरीके की जो प्लेस वैल्यू है वो सिखाना बच्चे को, और पता लगाना कि कौन से प्लेस पे अगर नंबर लिखा होता है तो वो किस तरीके से स्टैंड करता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हमें बच्चों को सिखानी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है बी इसका आंसर। बच्चे को जमा घटा 4 डिजिट नंबर का, ये तो काफी संकीर्ण है। 4 डिजिट नंबर क्यों? अगर बच्चे को जमा घटा आ जाएगी तो आप 5 डिजिट 6 डिजिट कितना भी सिखा दोगे। और जमा घटा किस पे आधारित है? उसकी मूलभूत क्या है? प्लेस वैल्यू। तो वो सिखाना पहले ज्यादा जरूरी है। बच्चे को रीडिंग लार्ज नंबर सिखाना, ये तो बहुत ही छोटा संकीर्ण सोचा है। रीड तो वो करना सीख ही जाएगा, नंबर सिखाओ, काउंटिंग सिखाओ, प्लेस वैल्यू सिखाओ, उसके बाद रीडिंग तो प्लेस वैल्यू आ ही जाएगी, तो वो अपने आप ही बता देगा कि दिस इज 111। तो एक एग्जाम्पल को सोच के और फिर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो है ऑप्शंस को छाट पाएंगे कि ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है। तो मेरी ये टिप है, तो ऐसे करके देखिएगा, आपके आंसर ज्यादा ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका आंसर बी है। थिंग्स आर नंबर्स, चीजें जो है वो संख्या है। ये किसने कहा था? ये पाइथागोरस ने कहा था चीजें संख्या है। तो थोड़ा याद रख लीजिएगा, पाइथागोरस ने जो हमारी थियरम दी थी ना कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारा बेस और परपेंडिकुलर का h² = p² + b²। अब इसने क्या गया है, चीजें जो है वो नंबर है, हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस ऐसे थोड़ा बहुत कर लेंगे तो ऐसी कोट आपको याद रहेगी कि चीजें नंबर और पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आप चीजों को जोड़ेंगे तो क्या पता ऐसे क्वेश्चन आए कोट वाले, तो आपको रिमेंबर करने में और रिकॉल और रिकॉग्नाइज करने में, यानी आप सोच के और आइडेंटिफाई करके टिक लगा पाए तो आपको ज्यादा मदद हो जाएगी। तो इसका आंसर है भाई पाइथागोरस। यूलर नहीं है। आर्किमिडीज ने तो प्रिंसिपल फिजिक्स में दिया था, वो भी नहीं है। जिनकी चीजें क्यों नहीं डूबती, ये सब। CCE कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि अपना सतत और व्यापक मूल्यांकन। वो पीछे मेरे को दूसरा सी से याद नहीं आ रहा था हिंदी में क्या शब्द होता है, वो होता है व्यापक, अब याद आ गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद वो किसको फीडबैक प्रोवाइड करता है? वो फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चे को। हाँ, बच्चे को पता चलता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ मेरी कमी पेशी है, कहाँ मेरी इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि आप बच्चे का मूल्यांकन सतत लगातार कर रहे हो। इसके बाद है वो पेरेंट्स को फीडबैक देता है। हाँ, पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये सब ठीक है। टीचर को भी पता चल जाता है कि मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही और क्या मैं करूं कि बच्चे को मदद हो। तो सी भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। तीनों को ही मदद कर रहा है, तीनों को ही फीडबैक दे रहा है।
तो इसलिए इसका आंसर डी है। एक मेथड जिसमें मैथमेटिकली प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं हम सब सिंपल पार्ट्स में, यानी हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उनके बीच में अंतर संबंध को देखा और डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से देखा कि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका इससे क्या संबंध है, तो हमने चीजों को तोड़ा ना। तो जब चीजों को हम तोड़ते हैं तो वो कहलाता है एनालिसिस। एनालिसिस यानी तोड़ना, ठीक है। सिंथेसिस यानी जोड़ना। इंडक्टिव यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, फॉर्मूले की तरफ जाना, वो भी इसका आंसर नहीं है। और डी नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है एनालिसिस, चीजों को तोड़ना, उनके बीच में अंतर संबंध देख। मैथमेटिक्स डे यानी गणित दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, जानने को जानकारी मिली। तो भाई वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अब कोई कहे कि भाई इतने दिन होते हैं, कितने कितने दिनों को याद रखें? तो इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे ऐसे। अब गणित में हम किस चीज की बात करते हैं? सिमेट्री की। अब यहाँ पे एक लाइन डल गई, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों तरफ सेम चीजें हैं। गणित में सिमेट्री भी आता है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, शीशे की इस तरफ भी 2, उस तरफ भी 2। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 22 दिसंबर को आता है गणित दिवस। इस लॉजिक से आप कभी नहीं भूलेंगे, देखिएगा। हाँ, याद रखना दिसंबर में भी आता है, कहीं 22 जनवरी 22 फरवरी दे दे, फिर याद आए कि भाई 22 तो था, मगर दिसंबर आखिरी 22 12। अब ये 2 22 है और इसके बाद भी एक और तीसरा 22, तीसरा 2 आ गया है दिसंबर वाला। तो इससे आप थोड़ा लॉजिक से रिलेट करके याद रख सकते। अगर सीए डिनोट करता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता है, और एमए डिनोट करता है मानसिक आयु, तो हमारी बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होगी? अब हमें पता है बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि होती है हमारी मेंटल एज ऊपर आती है और क्रोनोलॉजिकल एज नीचे आती है इनटू 100। ये हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये टर्मन ने दिया था, ठीक है, 1916 में दिया था। इसके अंदर हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे कोई भी सूत्र है ना, चाहे IQ का है, EQ का है या फिर एजुकेशनल क्वोशेंट का है, सबके अंदर नीचे हर में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, यानी बटे के नीचे होता है, सब में नीचे क्रोनोलॉजिकल एज आती है। अगर हमारा इमोशनल क्वोशेंट आ जाता है तो हमेशा याद रहेगा ऊपर आएगी हमारी इमोशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अगर हमारा एजुकेशनल क्वोशेंट आ जाएगा यानी शैक्षिक क्वोशेंट, तो उसके अंदर ऊपर आ जाएगी एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो क्रोनोलॉजिकल एज तो हमेशा बटे में नीचे आता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है वो त्रिपुरा टेट 2016 लेवल 2 के क्वेश्चन। द मैथमेटिशियन हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, यानी कि भी गणितज्ञों का राजकुमार। अब राजकुमार जी भैया कौन है? राजकुमार जी हैं, वो है गॉस हैं। गॉस ने जो दी थी वो फिजिक्स में काफी थ्योरम्स दी थी, तो गॉस जो है उनको मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। कहा जाता है भाई, कहा होगा इन्होंने काफी काम कर रखा है फिजिक्स में। गॉस थ्योरम है, काफी बुआयंसी वगैरह उन सबसे रिलेटेड इनका काम है। लेप्लेस का तो केमिस्ट्री में काम है। हार्डी भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर गॉस है। वर्क इज नॉट रिलेटेड विद द टीचर वाइल टीचिंग, एक टीचर का कौन सा काम रिलेटेड नहीं है शिक्षण से रिलेटेड? अब टीचर का काम क्या है? प्लान करना तो है, लेसन की प्लानिंग करनी है, क्या पढ़ाना है, कैसे करना है। टीचिंग करना तो उसका मेन काम है, शिक्षण करना, गाइडेंस करना, हाँ बच्चे को निर्देशन करना कि कहाँ अगर उसके एजुकेशनल प्रॉब्लम है, शैक्षिक उसमें उसको कोई दिक्कत आ रही है उसको देखना, सामूहिक रूप से उसे कोई जरूरत है गाइडेंस की तो वो देना, या फिर उसको करियर से रिलेटेड कुछ है तो अगर आप मदद कर सकते हो तो उसमें मदद करना। तो गाइडेंस यानी कि उसको गाइड करने का काम तो करते ही हो। बजटिंग करना भैया ये उसका काम नहीं है टीचर का, ये तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। या फिर जिसके अंदर ये आता है स्कूल उसके अंदर आया, जैसे कि हरियाणा सरकार के अंदर आता है तो उनका काम है, तो वो उस बोर्ड का काम है, मतलब जो एजेंसी उस स्कूल की रनर है। MCD का स्कूल है तो वो MCD वालों का काम है, दिल्ली सरकार का स्कूल है तो वो दिल्ली सरकार वालों का काम है, टीचर का काम नहीं है बजट करना। TLM की फुल फॉर्म क्या है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। वो ब्लैक बोर्ड हो सकता है, वो आपके डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट किताबें हो सकती हैं। आपके आज की डेट में तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो TLM हो सकता है, कोई मॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड जो होगा सामान वो TLM के अंदर आता है।
टोटल लर्निंग नहीं होता, टीचिंग, शिक्षण करवाना है आपको, एक तरीके से कुछ पढ़ाना है, वो है। मॉडल्स की इसमें कोई बात नहीं है, मटेरियल, सामग्री से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स साइंस है, यानी कि गणित जो है वो एक विज्ञान है। किस चीज का? स्पेस का। हाँ भाई, स्पेस में 2D 3D टेसिलेशन ये सारे टॉपिक आते हैं। नंबर सारे आते हैं इसमें। नंबरों का तो काउंटिंग और कैलकुलेशन करना, जमा घटा गुणा अलजेब्रा सब, ट्रिग्नोमेट्री, वो सारी चीजें, तो तीनों ही चीजें आ रही हैं इसमें। और डी हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, तो यही आएगा। जो गणित है वो विज्ञान है, स्पेस का भी, नंबर्स का भी, कैलकुलेशन का भी, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स मैथ्स इज हाईली कोरिलेटेड, यानी गणित का सबसे ज्यादा कोरिलेशन किसके साथ है, यानी कि संबंध किसके साथ है? भाई वो फिजिक्स के साथ है, क्योंकि फिजिक्स और गणित आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आपने देखा भी होगा जो हमारे फिजिक्स में है, जैसे कि हमारे रॉकेट्स जो हैं वो जाते हैं, तो यानी वो फिजिक्स के लॉस तो बनते हैं, वो गणित के सूत्र देखते हैं कि इतनी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी कि इतनी स्पीड होगी तो वो अर्थ की जो है उसको पार कर जाएगा। तो सब जो है वो गणित का यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गणित गणनाओं को कर रहे हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स का हाईली कोरिलेशन है। केमिस्ट्री रसायन विभाग में यूज होता है, मगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि हाईली कोरिलेटेड, तो हमें सबसे ज्यादा जिससे कोरिलेशन है वो बताना है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों बढ़ते हैं आपस में इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में, तो वो है हमारा फिजिक्स के साथ। केमिस्ट्री के साथ है मगर फिजिक्स से कम है। बॉटनी यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड विज्ञान, उससे तो बहुत ही कम है। जूलॉजी यानी जानवरों से रिलेटेड विज्ञान जो है उससे भी कम है। डिडक्टिव मेथड के अंदर टीचर कैसे प्रोसीड करती है? अब डिडक्टिव मेथड जो है ना वो है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि के अंदर आप क्या करते हैं? निगमन विधि के अंदर आप करते हैं रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपको जो है 6ठी से 10वीं की किताबों में फॉर्मूला दे दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन दे दिया 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर निकाल लो, 7 प्लस 8 का होल स्क्वायर निकाल लो, तो आपको रूल दे दिया, उसको आप जो है वो एग्जाम्पलों में फिट कर कर करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कहलाता है डिडक्टिव मेथड। तो हाँ, आप जो है क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो उसके बाद आप जो है वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हो जो कि कॉन्क्रीट नेचर के हैं। तो इसलिए निगमन विधि जो है वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है रूल जो होता है वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। एग्जाम्पल जो है वो अपने आप में आप देख सकते हो, तो वो हो गए हमारे कॉन्क्रीट। तो इसलिए इसका आंसर हुआ ए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एग्जाम्पल से फॉर्मूला की तरफ जाना, भाई ये तो इंडक्टिव है, ये आगमन विधि है। पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना, ये भी आगमन है। हमें पूछा है निगमन, निगमन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ है, वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ है। पूरा टैट 2017 लेवल 1 के क्वेश्चन। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन मैथमेटिक्स इज मोर इफेक्टिव। अब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस मैथ्स का वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए होता है? भाई अब 5वीं क्लास में जब बच्चा आ जाएगा ना, तो वो ठीक तरीके से वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई आप उसे प्रॉब्लम दे सकते हो। आपने देखा भी होगा वर्ड प्रॉब्लम जो होती है बच्चे के साथ, जो आप देखते हैं 5वीं के बच्चों को ज्यादा दी जाती है, पहले दूसरे के बच्चों को नहीं दी जाती। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उस तरीके से बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास ज्यादा हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पार्ट ले सकता है, और वो रिलेट करके जो लिखा हुआ है उसको वो रिलेट करके गणित की चीजों में प्रकट करके फिर उसे सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए 5वीं तक के बच्चों में ये शुरू करी जाती है, और ये 5वीं के बच्चों के लिए ही ज्यादा इफेक्टिव है, यानी 3री 4थी में तो बच्चा इन्हें ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। एक प्रॉब्लम देना और उसके बारे में उसको सॉल्यूशन करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। देखिए फिर आ गया मेमोराइजिंग अ रूल और अ फॉर्मूला, यानी कि एक मेमोरी से रिलेटेड। अब मेमोरी से रिलेटेड हमारी चीजें होती है रिकॉल कर पाना, याद कर पाना, और रिकॉग्नाइज कर पाना यानी पहचान कर पाना। अब ये जो हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उसमें सबसे नीचे जो हमारा होता है वो होता है नॉलेज, तो उसका जो है ये पार्ट है, ये नॉलेज का पार्ट है। एप्लीकेशन बेस्ड जो है, यानी जो चीज सीखी उसको अप्लाई करना नई नई चीजों पे, तो वो इसका नहीं है। और स्किल बेस्ड जो है वो तो हमारा साइकोमोटर डोमेन का होता है, यानी कि पेशीय और इन चीजों से रिलेटेड, यानी कोई स्किल से रिलेटेड, वो नहीं है इसका आंसर। ये तो नॉलेज डोमेन से यानी कि ज्ञान वाले डोमेन से रिलेटेड है, कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी का सबसे नीचे वाला पार्ट, तो यही इसका आंसर है। सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी
मैंने अभी आपके साथ डिस्कस ही किया था, मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने सारी यूनिवर्स को लिखा है। तो भाई ये जो है ये गलीलियो ने कहा था, और गलीलियो ने कहा था कि सन जो है वो सेंटर है, अर्थ उसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो जिसपे काफी चर्च वगैरह ने क्रिटिसाइज किया, तो वो सारी बात है। गैलीलियो को और क्या क्या कहा जाता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हम ये देख सकते हैं गैलीलियो को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो है वो एक तरीके की सोच है, एक तरीके का मेथड है जो कि आप हाइपोथेसिस बनाते हो, उनको चेक करते हो, आप उनको जो सही नहीं होती उनको रिजेक्ट करते हो, वेरीफाई करते हो। तो एक तरीके की साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच पे आधारित होता है, और सिर्फ बोलने पे आधारित नहीं होता, उसको एक तरीके से आप प्रूफ करते हो, और वो जो है वो सारी जगह एक जैसी होती है। कोई अगर चीज होती है तो वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी गलीलियो को कहा जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है? एक्टिविटी बेस्ड यानी कि आप जो है वो कर कर सीख रहे हो। उसका मतलब क्या है? अब एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर बच्चा जो है वो एक्टिव है, यानी कि बच्चा कुछ कर रहा है, वो पैसिव नहीं है, वो सिर्फ सुन के नहीं कर रहा। तो वो एक्टिव कब होता है? जब वो खुद कुछ कर रहा होता है, लर्निंग बाय डूइंग में, तो वो एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के साथ जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज्यादा करो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो करके ज्यादा सीखते हैं। बाद में तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होने लग जाता है और भी ज्यादा, यानी जब वो मिडिल स्कूल में आते हैं तो उनको इतना एक्टिविटी बेस्ड इंपॉर्टेंट तो है, मगर आप जो है उस तरीके से वो थोड़ी चीजों को और समझने लग जाते हैं। मगर स्टार्टिंग में जो है बच्चे वो बहुत ही कॉन्क्रीट चीजों से सीखते हैं, यानी कि चीजों को हाथ में जोड़कर अपने जो है वो मूर्त एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और मूर्त एक्सपीरियंस से सीखने के लिए सबसे बढ़िया एक्टिविटी बेस्ड होती है, चीजों के साथ करके देखना। और चीजों के साथ आप कैसे करेंगे? लर्निंग बाय डूइंग, कर कर। लर्निंग थ्रू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो है वो तो जैसे मैथ्स की कोई एक्सरसाइज दे दी उसके क्वेश्चन करना, नहीं, वो नहीं है। प्रैक्टिस, बार बार करते रहना, बार बार करते रहना, तो ये थॉर्नडाइक वाला बिहेवियरिज्म वाली बात आ जाती है, वो नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म से ज्यादा रिलेटेड है, यानी संज्ञानवाद से, जिसके अंदर बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज कहा गया है, कि बच्चा खुद जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, वो ऐसे सोया सोया नहीं है, वो उसमें पार्ट कर रहा है। लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस के अंदर तो मतलब ये है कि जो दे दिया उसको बार बार ऐसे रट्टा मार मार के करे जा रहा है, वो नहीं है। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, उसको किसने डिस्कवर किया था? भाई उसको आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि आई डिस्कवर। इसमें टीचर का बिल्कुल रोल नहीं होता, बस टीचर का ये रोल छोटा सा रोल होता है कि बच्चे को एक ऐसी प्रॉब्लम और ऐसी सिचुएशन में दे देती है जिसको बच्चा अपने आप फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कवर करता है। टीचर जो है वो गाइड, फैसिलिटेटर, कोई रोल नहीं प्ले करती, और बच्चा जो है वो खुद एक चीज के बारे में कोई नई डिस्कवरी करता है, तो वो जो है वो ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। इसकी बात जो है, ह्यूरिस्टिक मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ही ये थोड़ा बहुत आ जाता है कि डिस्कवर करना, अपने लिए कोई नई चीज के बारे में खोज करना, तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेटेड है। लर्निंग बाय डिस्कवरी भी इसे कहा जाता है। ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी बात की थी। हर्बर्ट ये जो थे ना, इन्होंने तो लेसन प्लानिंग की बात की थी, भाई वो नहीं आएंगे कि लेसन कैसे प्लान करना है, उसके स्टेप्स वगैरह दिए थे। ब्रूनर ने हमारा इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, उसकी बात की थी, वो भी नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल ए स्टेज, यानी कि जो हमारी स्टेज 3 है उसकी एज लिमिट क्या है वो बतानी है। सीधा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 एंड अबव। जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 0 से 2 सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल 2 से 7, स्टेज 3 जो हमें पूछी है 7 से 11, 7 से 11, ये रहा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। इसके अंदर बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट पे होता है, चीजों के ये मूर्त क्रियात्मक विकास है। इसके अंदर बच्चा जो है वो अमूर्त सोच इसके अंदर नहीं आती, मगर उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, और बच्चा जो है वो चीजों को समान होगा ना, कोई भी समान होगा उसको करके तो वो सॉल्व कर लेगा, लॉजिक भी होगा, मगर बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं आता, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर सकता। तो ये जो होता है, ये हमारा प्राइमरी स्कूल चाइल्ड जो होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। आप देख सकते हैं 7 से 11, और वही इसका आंसर है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपकी समझ बनाने में कुछ ना कुछ जरूर मदद करेंगे। ऐसे ही मैथ्स पेडागोजी के भी मैं और मॉक लाती रहूंगी ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप जो है हर सेक्शन के पेडागोजी जो है ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है,
उसकी भी प्रैक्टिस करके जाइए। ये नहीं कि सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट है। उसके मॉक करते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये इस पेपर के आंसर की है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।